उसका जो है वो डिफाइंड है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इज अ ORM फ्रेमवर्क जो कि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक एडियो.नेट के ऊपर बना हुआ है ये, बेसिकली उसी को यूटिलाइज करके है, बट ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क एंटिटी फ्रेम पहले, सबसे पहले MVC 5 .NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होता था 5, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क 6X उसके नए वर्जन आ रहे थे। अभी जब .NET कोर आया तो .NET कोर के साथ साथ दे डेवलप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है एंड इट कैन कनेक्ट टू एनी डेटाबेस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका विंडोज पे हो, लाइनेक्स सर्वर पे हो, iOS मशीन्स पे हो, दे कैन कनेक्ट। ठीक है, फास्टर है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंसेस है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो तो सारी चीजें हैं ही। एंटिटी फ्रेमवर्क अगर हम .NET फ्रेमवर्क में करते थे तो 3 अप्रोचेस प्रोवाइड करता था। पहली अप्रोच थी डेटाबेस फर्स्ट, दूसरी अप्रोच है आपकी कोड फर्स्ट एंड तीसरी मॉडल फर्स्ट। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तब यूज की जाती है जब आपके पास में लीगेसी डेटा है, मतलब ऑलरेडी यू हैव अ डेटाबेस, जैसे एडवेंचर वर्क्स है। तो ऐसा हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, मतलब सालों से आप उसमें डेटा, लीगेसी मतलब पहले से डेटा है, तो हमें उस डेटा को इंटैक्ट रखते हुए एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, डेटा को इंटैक्ट रखते हुए एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। और तो उसके बेस पे .NET में, अब वो तो एडियो में भी आपने देखा, हमने उसी से मैचिंग टेबल बनाई थी। यहाँ वो टेबल्स ऑटो जनरेट होती है, आपको सिर्फ एक कमांड लिखना है एंड इट विल जनरेट टेबल्स। आपकी मॉडल क्लासेस और कनेक्शन क्लास क्रिएट कर देगा और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम कंट्रोलर वगैरह बना लेते हैं। ये होती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। फिर दूसरी होती है कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच प्रोग्रामर्स को ज्यादा सूट करती है। आप ज्यादातर तब यूज होता है जब आप एक बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो। आपने एक .NET एप्लीकेशन बनाई और आप उसमें से जो भी आप फॉर्म वगैरह मॉडल बना रहे हो उसको भी सेव भी करना चाहते हो, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे। हम एक क्लास बना, स्क्रीन शेयर है बेटा, एक बार फिर से आप करें, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग हटाओ ना तो मेरा दिखेगा। अपना आप हटाओ तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आप स्टॉप प्रेजेंटिंग करो अपने स्क्रीन पर। मॉडल क्लास, कोड मॉडल क्लास और एवरीथिंग हम खुद बनाते हैं और उसके बेस पर डेटाबेस में टेबल जनरेट होगी। ठीक है, ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब हमें ऐसा करना होता है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है तो भी आप कोड फर्स्ट अप्रोच कर सकते हो, आप मैन्युअली क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेन की वहां पर क्या लगी है, क्या यूनिक की है, तो बिल्कुल मैच करके बनाना पड़ेगा जैसा हम यहाँ पे बना रहे हैं। .NET फ्रेमवर्क, जब .NET MVC 6 या एंटिटी फ्रेमवर्क 6 करते थे, उसमें एक मॉडल फर्स्ट अप्रोच भी आता था जो विजार्ड बेस्ड था। उसमें मॉडल मतलब देयर आर विजुअलाइजर जिसके थ्रू काम करते थे। .NET कोर में मॉडल फर्स्ट करके कोई अप्रोच नहीं है। ठीक है, को डेटाबेस फर्स्ट जो है वहां पे विजार्ड बेस्ड था जो एंटिटी जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करता था, बट .NET कोर में आपको सारा काम मैन्युअली करना पड़ता है। तो हम पहले हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ही करके देख लेते हैं। अगर आपको यूज करना है, अगर आप यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नया एप्लीकेशन जनरेट कर लेते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर, यही वाला एप्लीकेशन जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो आपको दो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला पैकेज होता है आपका
माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका पैकेज है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, वैसे इसके और पैकेजेस हैं, जैसे ऑरेकल से करते हैं तो ऑरेकल डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क और कोर होता है, माई एसक्यूएल से कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल समथिंग है, अगर हम एसक्यूएल लाइट से कर रहे हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल लाइट होता है। तो अलग अलग डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग ड्राइवर्स पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, जैसे हमने वहां पर डेटा क्लाइंट किया था वो ADO.NET के लिए था। ये आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए है। तो पहला पैकेज आपको ये इंस्टॉल करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, या दूसरा तरीका आप पैकेज मैनेजर कंसोल से कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इंस्टॉल पैकेज और फिर ठीक है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, तो इट विल इंस्टॉल। यहाँ पर आपसे ये पूछेगा नहीं, एक्सेप्ट लाइसेंस वगैरह नहीं पूछता है, और ये हमेशा करंट वर्जन को इंस्टॉल करता है। ऊपर से करते हो तो आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको फिर कंपैटिबिलिटी ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ एक पुराना वर्जन कर दिया एक नया वर्जन कर दिया, ज्यादातर आपको लेटेस्ट वर्जन ही करोगे तो वो बेटर आइडिया होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा पैकेज आपको जो यहाँ इंस्टॉल करना है वो है टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ये दोनों पैकेजेस क्या करते हैं, जो आपका पहला पैकेज है एसक्यूएल सर्वर, ये आपका स्पेसिफिक पैकेज है। तो अगर हम जिस भी पैकेज में, मतलब ये पैकेज है ड्राइवर पैकेज, ये डिफाइन कर रहा है पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। तो अगर हम एसक्यूएल सर्वर से है तो हम एसक्यूएल सर्वर का पैकेज इंस्टॉल करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क का, अगर हम माई एसक्यूएल से कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल का करेंगे, अगर हम ऑरिकल से कर रहे हैं तो ऑरिकल का पैकेज, उस पैकेज का नाम आपको प्रॉपर सही नाम लिखोगे तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये पैकेज आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस के साथ सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है, और उसके ऊपर जो भी हम क्रूड एप्लीकेशन के लिए कमांड्स लिखते हैं तो वो कमांड्स के लिए आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करता है, डीबी सेट वगैरह क्लासेस प्रोवाइड करता है, डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करता है। तो ये एक स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करता है, मेनली डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा कनेक्शन, कमांड, एग्जीक्यूशन इन सबको हैंडल करती है। ठीक है, दूसरा पैकेज है आपका टूल्स। टूल्स वाला जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये कॉमन है, आप कोई से भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ये पैकेज में आपके स्कैफोल्ड कमांड्स है, जैसे कि आपको माइग्रेशन ऐड करना है, मतलब हम डेटाबेस में यहाँ से जो भी काम करेंगे उसको चेंज करना है, जो हमने अपने कोड में किया वो डेटाबेस में करना है, अपडेट करना है उसको, जनरेट करना है, स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, या डेटाबेस से में जो डेटा जो चेंजेस हो रहे हैं उनको यहाँ पर कोड में लेकर आना है, तो स्कैफोल्डिंग करते हैं, वो कमांड्स आपको प्रोवाइड करता है। तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए ये कोड हमें यूज, ये बेसिक दो पैकेज तो आपको हर एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने हैं। तो अभी हम पहला जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डीबी फर्स्ट, यही वाला एग्जाम्पल जो हमने ADO.NET में लिया था, मैं वही वाला डेटाबेस यहाँ पर यूज करूंगी। तो सेम डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको यही PM कंसोल पे कमांड लिखना होता है, स्कैफोल्ड माइनस DB कॉन्टेक्स्ट, फिर आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखना है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो वो हो जाएगी आपकी सर्वर, सर्वर विल बी योर कनेक्शन सर्वर जिससे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेमीकोलन डेटाबेस, डेटाबेस विल बी द डेटाबेस जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो। फिर अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, सेमीकोलन, और फिर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट
इक्वल टू ट्रू सेमीकोलन, फिर स्पेस, आपको ड्राइवर का नाम लिखना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क 4 डॉट एसक्यूएल सर्वर। केस सेंसिटिव नहीं है बट मैं लिख रही थी क्योंकि उससे स्पेलिंग वगैरह समझना आसान होता है, ठीक है। फिर इसका आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, तो आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल्स, फिर कॉन्टेक्स्ट क्लास, लेट्स से मैंने दे दिया स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल क्रिएट वन स्पेशल क्लास जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी डिफाइन करेगी, और एंटर। अगर आपका कमांड सही है, कनेक्शन स्ट्रिंग सही है, सब कुछ सही है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा एसक्यूएल से, और आपके लिए मॉडल्स फोल्डर में ट्रस्टेड, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो इफ एवरीथिंग इज ओके, ये आपके लिए मॉडल्स फोल्डर में क्लासेस खुद ही जनरेट कर देगा। मेरी जो भी क्लासेस थी स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट में सब उठा लाया ये। आपके पास सारी मॉडल क्लासेस बना दी, एड्रेस, कोर्सेज, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिटेल, सब डिटेल्स। तो आप एग्जिस्टिंग क्लास का बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और साथ में उसने बनाई एक क्लास स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अपने आप ही वो सारी चीजें करेगा। अभी हम बाकी सब चीजें अगर छोड़ दें, हम सिर्फ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ही देखें, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर इसने क्या किया, कौन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेटाबेस आया, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नेम में ना बाकी सारी अभी के लिए डिलीट करें, इनको यूज नहीं करेंगे हम। मैं भूल गई थी कि इसमें मैंने कुछ और काम किया हुआ है, क्योंकि वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा ही डेटा लेना, फ्रेश डेटा ले लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिगर विगर भी बनाए हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग जो बनाओगे तो तुम्हारे पास जो ऐसा डेटा लेना जो आपके पास में, आप चाहो तो फ्रेश भी बना सकते हो। इंडेक्स लॉग नहीं चाहिए। बस जितनी भी टेबल्स वहां बनी हुई थी सारी टेबल्स की क्लास यहाँ क्रिएट कर दी सिर्फ एक कमांड से। तो डिपार्टमेंट टेबल है, और अब यहाँ देखोगे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ये फॉरेन कीज को ऑलरेडी थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करता है। जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में जो फॉरेन की कॉलम है ना आपका, तो उसके लिए उसने यहाँ पर एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट किया डिपार्टमेंट नाम से, डिपार्टमेंट डीपीटी, ठीक है। और वैसे ही डिपार्टमेंट टेबल में, क्योंकि वन टू मेनी रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय में ज्यादातर वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कलेक्शन प्रॉपर्टी क्रिएट की, इसको बोलते हैं नेविगेशन की, इसको बोलते हैं नेविगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी, अभी आगे हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इससे हमें काम बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर ये बना रहा है एक आपके लिए एम्प्लॉय क्लास के अंदर, इसको ये बन रही है फॉरेन की, नहीं ये भी आपकी, ये भी नेविगेशन प्रॉपर्टी है, रेफरेंस
नेविगेशन प्रॉपर्टी। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हम कोड फर्स्ट अप्रोच करेंगे तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो कॉलम है ये हमारा फॉरेन की कॉलम है, फॉरेन की कॉलम है ना, ये हमारी फॉरेन की है। ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। टेबल में जो प्राइमरी की है, आपने टेबल बनाई है, वो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी प्राइमरी की क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर हमने बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग वगैरह को नलेबल कॉलम्स बना रहा है, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, जैसा टेबल वहां बना था वैसे ही उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। आपके पास टेबल बन गई, सब चीजें हो गई, हमने डेटाबेस ले लिया। मैं ये कमांड को आपको कॉपी कर दे रही हूँ, मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको क्या है, क्या ही करना है इसमें, केवल आपको चेंज करना पड़ेगा आपका डेटाबेस और आपका सर्वर का एड्रेस और आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम। आप जिस भी नाम से रखना चाहते हो आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड कंटेंट, ये हमें देना है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने पैकेज इंस्टॉल किए थे। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कमांड, आप इंस्टॉल पैकेज कमांड होता है, तो दिस इज द कमांड। एक पैकेज, दूसरा पैकेज, पहला पैकेज था आपका एसक्यूएल सर्वर, पहले एक पैकेज इंस्टॉल किया, फिर दूसरा पैकेज टूल्स। ये आपके मिनिमम पैकेजेस हैं जो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो पहले पैकेज इंस्टॉल करोगे फिर ये वाला काम करोगे। आप जब यहाँ पर देखोगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पर आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। यहाँ पर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, दो, एक कंस्ट्रक्टर है नॉर्मल और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसने क्या किया, आपकी जितने भी डीबी सेट्स थे उनकी, आपकी हर क्लास, जितनी भी आपकी टेबल्स थी, यहाँ पर एक डीबी सेट क्रिएट कर दिया है, उसका सबका क्या कर दिया, डीबी सेट क्रिएट कर दिया। तो ये ऑलरेडी डीबी सेट्स क्या है, आपकी कलेक्शन है, जैसे हम कलेक्शंस यूज करते हैं ना, तो इट्स अ कलेक्शन। तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। हर एक, इट इज अ डीबी सेट कलेक्शन, डीबी सेट इज अ डेटा सेट कलेक्शन। इसमें जो कि आई इन्यूमरेबल, आई आइटरेबल सब चीजें प्रोवाइड करता है, वर्चुअल सेट्स प्रोवाइड किए। इसके अंदर इसने एक मेथड जनरेट किया, पब प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग। ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर प्रोवाइड होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड होता है, और इसके अंदर आपका यूज किया है ऑप्शन बिल्डर डॉट एसक्यूएल सर्वर, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दी थी वो इसने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको कभी कोई चेंजेस करने हैं आप यहीं पर कर सकते हैं। मान लो डेटाबेस आपका, तो वो अपने आप, सब कुछ अपने आप हुआ है। ठीक है, इसने आपके लिए कोड जनरेट किया। इसके अलावा ऑन मॉडल क्रिएटिंग, इसने ऑलरेडी आपके लिए एक स्क्रिप्ट भी जनरेट करी है कि डेटाबेस आपका क्या क्रिएट हो रहा है, क्या चीजें डिफाइंड हो रही हैं। ऑन मॉडल क्रिएटिंग, एम्प्लॉय हिस्ट्री वगैरह। एक्चुअली ये ना मैंने गलत टेबल ले ली है, जो टेबल मुझे ये वाली नहीं लेनी चाहिए थी, मैं कुछ चेंज करती हूँ। रुको, इसमें ना मैंने आज ही सुबह इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे बहुत सारा कुछ पढ़ाया था, वो सब आ गया इसमें। मेरे को क्या करना है, कोर्स और स्टूडेंट हम इसे ले लेते हैं, हम इसके फोल्डिंग चेंज करते हैं, डिलीट। इस टेबल पे काम करेंगे ना, हमारा डेटा ही नहीं चलेगा। मैंने काफी कुछ सुबह काम करा था, तो बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डेटाबेस का नाम क्या है,
तो कुछ लिखा ही नहीं है अभी, क्यों ही प्रॉब्लम हो रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट होम कंट्रोलर। अच्छा, ये यहाँ पे बना दिया गया। क्यों नहीं बना? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमारा बनाया हुआ नया फोल्डर क्यों नहीं दे रहा ये? यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना ऑटो हो रही हैं, तो बहुत सारा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या एरर हो गई है इसमें? कोर्स स्टूडेंट, कोर्स के अंदर आपका आईडी और स्ट्रिंग नेम, कोर्स नेम है यहाँ पर, और स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर डिफाइंड है। तो अभी ये जो भी डेटाबेस आपका बना हुआ है डीबी सेट के अंदर, यहाँ पर क्या करता है, डीबी सेट के अंदर वॉट एवर जो टेबल्स क्रिएट करेगा और जो भी क्लासेस है उनकी डीबी सेट क्रिएट कर देता है। अब इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसके फोल्डिंग करते हो, डेटाबेस अभी हमारा ना सही है नहीं,
कंट्रोल करोगे, ऐड करोगे और कंट्रोलर एंटिटी फ्रेमवर्क आपने यूज किया है तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप रीड राइट एक्शन बना सकते हो। रीड राइट एक्शन आपको ब्लैंक कंट्रोलर देगा, वो मैंने पहले भी दिखाया था। आप एंटिटी फ्रेमवर्क जब आप यूज करोगे, ऐड करोगे, तो ये सबसे पहले आपसे पूछता है मॉडल क्लास, तो मैंने बता दिया कि स्टूडेंट के लिए बनाना है। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में आपने बता दिया स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करना है और ऐड व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट यार आपके सारे के सारे मेथड्स, एवरीथिंग। कंट्रोलर के अंदर पूरा क्रूड एप्लीकेशन के लिए मेथड्स, मतलब लिस्ट, स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको चेक कर रहे हैं उसको, डिटेल्स, एडिट, नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए क्रिएट और डिलीट करने के लिए डिलीट, सारे एक्शन मेथड्स लिख देता है कंट्रोलर में, उनके करस्पॉन्डिंग व्यूज क्रिएट कर देता है। आप बस उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाने के लिए किया, हमें डेटाबेस को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तब हम एक्स्ट्रा उस पर काम कर पाएंगे। फॉरेन की नहीं लगी हुई अभी जो मैंने डेटाबेस लिया उसमें। इसने स्टूडेंट्स नाम से आपके लिए अच्छा, ये जब आप करते हो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हो तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करता है यहाँ पर स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट की, तो कंट्रोलर क्रिएट करके वहां पर स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके आप कंट्रोलर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पर आपको एक सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। कंप्यूटर सिस्टम को बताना पड़ेगा कि हम डेटाबेस डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास यूज कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और जो सा डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है वो, तो यहाँ पर हमने बनाया है स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए आपको इसे यहाँ पर यूजिंग देना पड़ेगा, वैसे अपने आप ले लेता है। अगर इन केस कभी आपके सिस्टम पे इंटेलिजेंस का इशू हो रहा है तो नहीं लेगा, एरर जनरेट करेगा। तो आप यहाँ यूजिंग डीबी एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी फर्स्ट डॉट मॉडल्स, आप दिखने लगा मॉडल्स, अभी थोड़ी देर पहले तक मॉडल कमांड ही नहीं शो हो रहा था उसको, इंटेलिजेंस का इश्यूज हो रहे थे। तो अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय डेटा टाइप, ना तो हमने कोई कमांड लिखा, कनेक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं किया, ऑटो जनरेट हुआ है पूरा कोड, ठीक है। लेकिन हर बार ऑटो जनरेट नहीं करना है, उसको कस्टमाइज करने के लिए वो कोड कैसे आ रहा है ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, लोकल होस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स नाम से बना है कंट्रोलर, जिस नाम की आप मॉडल क्लास यूज करते हो उसको ही वो बनाता है। तो ये रिकॉर्ड आपका देखो बना लिया, आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है, क्रिएट, नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, एडिट करना है, सब कोड आपका ऑटो जनरेटेड, फटाफट से आपका कोड जनरेट हो जाता है। आप जस्ट उसकी पोजीशनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, सब बना हुआ है। लेकिन अब हम इसे पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो कोड फर्स्ट अप्रोच, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज वेरी इजी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ क्या कोड लिखा। तो आप कंट्रोलर पे जाइए, आपको देखो, देखो व्यूज देखोगे तो व्यू तो वैसे ही है। सबसे पहला काम यहाँ पर इसने क्या किया, ये करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जनरेट करना होता है। तो डिपेंडेंसी करने के लिए क्या किया जाता है, आपका जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके फोल्ड करते समय भी हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करने के लिए बोला। आप देखोगे जितना डेटाबेस कनेक्शन का कोड है वो यहीं पर लिखा है। इसके अंदर आपका बहुत जरूरी होता है ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जहां पर हम डीबी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर आपका ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वेब डॉट कॉन्फ़िग में किया जाता था पहले ये सारा काम, पुराने फ्रेमवर्क्स में वेब सेटिंग्स में करते हैं, और या फिर कायदे से डीबी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। इसके अंदर जो भी टेबल्स हैं उनकी डीबी सेट्स होती हैं, पब्लिक क्लासेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये पहले क्या करता है, जब भी हम डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट करके वहां जितनी भी टेबल्स हैं उनको उठा के फेच करके इन डीबी सेट्स में डाल देता है, ठीक है। वो फेच करके डीबी सेट्स में डाल देगा तो आपका
अब आपको इन डीबी सेट्स पे, और डीबी सेट्स क्या है, नॉर्मल कलेक्शन क्लासेस है, तो कलेक्शन के आपको पता है नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐड, रिमूव, फाइंड, फर्स्ट और डिफॉल्ट, बस वही हमें कमांड करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। तो इनकी डिपेंडेंसीज को पहले सेट करने के लिए पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में सर्विस ऐड करी जाती है, ठीक है। सर्विस ऐड करने के बाद आपको डिपेंडेंसी जनरेट करनी है, तो यहाँ एक रीड ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और रीड ओनली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तो ये आपका क्या करता है, सिंगलटन सर्विस ऐड कर देता है। तो जब तक हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, सेम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा, स्टूडेंट के लिए, कोर्स के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। पहला मेथड है इंडेक्स। इंडेक्स में हमने डायरेक्टली रिटर्न क्या कर दिया, व्यू कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट एसिंक, एसिंक्रोनस कोड है क्योंकि मल्टी मल्टी यूजर पे काम होगा, तो इसलिए यहाँ पर एसिंक यूज किया है, और यहाँ पर टू लिस्ट एसिंक, ये आपके रिकॉर्ड को फेच करेगा, फेच करके आपको डेटा डिस्प्ले कर देगा। जब भी आप कहोगे स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स क्वेरी करेगा। आप अगर यहाँ पर चेक करोगे ना, तो देखो आपकी सेलेक्ट क्वेरीज यहाँ पर आपकी रन हो रही है जब भी हम काम कर रहे हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, स्टूडेंट इंडेक्स कोड, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। पहला इंडेक्स है, सबसे पहला ये हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट्स, अभी आपका यहाँ पर जब क्लिक करोगे अभी खाली है, देखो इन्फो आ रही है ना, केवल ब्लैंक है। मैंने जैसे स्टूडेंट्स लिखा तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा, इट विल गो टू कनेक्ट स्टूडेंट। जैसे हम करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या कमांड लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमें नहीं लिखना पड़ा, आपका सिस्टम खुद ही ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है। एंटिटी फ्रेमवर्क, इस जब आप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में से कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स कहते हो टू लिस्ट, तो वो एक्चुअली सेलेक्ट क्वेरी में कन्वर्ट करता है उसे और एग्जीक्यूट करता है। फिर हमने कहा लेट्स से ऋषि की डिटेल्स देखनी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, तो हमने लिखा डिटेल्स, वी आर गेटिंग द डिटेल्स एंड इट विल एग्जीक्यूट। क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, हाँ एग्जीक्यूटेड एज पैरामीटर्स है वो जाएगा, पर यहाँ लिखा क्यों नहीं, डिटेल्स होना चाहिए था, आता है। खैर एडिट करते हैं, अब हमने कहा एडिट, HTML से इसका कोड मैंने कहा ASP सेव, तो सेव हो गया यहाँ पर। अब ये आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में लॉगिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले भी हो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन लॉग में, वो भी हम कर सकते हैं। तो जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट करें तो वॉट एवर जो ये टाइम है यहाँ पर क्वेरी आपकी क्रिएट करता है। आपकी बात क्यों नहीं कर रहा, पहले तो कर रहा था। तो आपने रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बोला, इट विल डिलीट, क्लोज किया, तो वो बाद में लिख के आ रही है क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज हमारी रन हुई है। सेलेक्ट, ठीक है, सेट इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शंस, जब एग्जीक्यूटेड डीबी का डिलीट बोला तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पैरामीटर पास हो रहा है @p0 ना पैरामीटर, आप एडिट बोलोगे तो एडिट कमांड के लिए रिकॉर्ड, तो इट विल जनरेट, वो ऑटोमेटिकली कमांड एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, सारी चीजें करता है। तो ये इंडेक्स था। डिटेल्स में हमने क्या किया, पहले तो आईडी चेक कर लिया, अगर आपने आईडी भेजी नहीं है तो वो नॉट फाउंड रिटर्न कर देगा, नहीं तो एक वेरिएबल स्टूडेंट फर्स्ट और डिफॉल्ट अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, तो अगर वेरिएबल नल है तो नॉट फाउंड, नहीं तो स्टूडेंट मॉडल में पास कर दिया। डिस्प्ले तो आपको पता ही है कैसे करना है। क्रिएट जब करना है तो क्रिएट मेथड क्रिएट किया, और जब हम वैसे पास करें तो मॉडल डेटा पास करें, मॉडल अगर वैलिड है तो ऐड स्टूडेंट context dot add student, context dot save changes as sync, तो context dot add student स्टूडेंट रिकॉर्ड को ऐड कर देता है और सेव चेंजेस आपके डेटाबेस में सेव करता है। क्योंकि डेटाबेस यहाँ ट्रांजैक्शन मोड में है, वो क्या कर रहा है, डेटाबेस में से सारा डेटा लेके रिजल्ट सेट में डालता है, डीबी सेट में डालता है, डीबी सेट मेमोरी में है। तो जब आप ऐड करते हो तो उस मेमोरी कलेक्शन में डेटा ऐड होता है। अब आप उसको परमानेंट लिखना है ना,
इंसर्ट स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, तो इसलिए हम सेव चेंजेस करते हैं। तो जब आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हो, आपके डीबी सेट में एक नया रिकॉर्ड ऐड होता है, तो सेव चेंजेस क्या करता है, इंसर्ट इनटू करता है। इट डज इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, इंसर्ट करोगे, स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पर बोला क्रिएट न्यू, स्पीड क्रिएट, ठीक है। तो सिलेक्ट, ये क्या किया इसने, इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन मोड में काम करता है। सेट नो काउंट ऑन किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कोर्स पैरामीटर्स पास किया, डिफाइन कर दिया। जब आप एडिट करते हो तो एडिट में भी हम यही काम कर रहे हैं। एडिट जब आप कर रहे हैं मतलब अपडेट करना है, आईडी फाइंड करी तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट वही सर्च करा पहले, और सर्च करके उसको स्टूडेंट में भेज दिया। जब काम हो जाएगा तो हमें एक एक करके दोनों स्टूडेंट की डिटेल्स चेक करनी है। स्टूडेंट नॉट फाउंड, मॉडल स्टेट इज नॉट वैलिड, कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट स्टूडेंट, तो रिकॉर्ड वॉट एवर यहाँ से रिकॉर्ड पास हो रहा है, इट विल बी अपडेटेड टू द स्टूडेंट आईडी। सेव चेंजेस एसिंक, अब जब हम कमांड यहाँ पे भी सेव चेंजेस दे रहे हैं, जब आप अपडेट कॉल करते हो तो ये एंटिटी को मॉडिफाइड स्टेट में डाल देता है एंड इट विल कन्वर्ट। नाउ ये आपके लिए कमांड जनरेट करेगा, अपडेट कमांड, अपडेट स्टूडेंट सेट दिस व्हाटएवर कोड्स है वो डिफाइन कर देता है। ऐसे जब आप डिलीट कहते हो, डिलीट के लिए यूज होता है रिमूव, ठीक है। और फिर हम जब सेव चेंजेस कहते हैं तो आपका डिलीट फ्रॉम कमांड कॉल होता है। तो अभी हमने कहा अपडेट, अपडेट करो, अपडेट करना है सी शब्द से, इसको चेंज करके एएसपी, तो यहाँ पर चेंज हो गया एएसपी। इफ यू विल सी यू विल गेट, अभी इंसर्ट, अभी हम बंद करते हैं ना इन्फो, कुछ चीजें यहाँ एकदम से अपडेट नहीं हो रही है, बंद कर देते हैं, फिर आएगा, बाद में लिख रहा है। एक मर्ज स्टेटमेंट आता है, क्यों नहीं आ रहा, ट्रेसिंग में शो रखा है क्या, पर इंस्टा अपडेट हो रहा है, यहाँ शो नहीं हो रहा, उसको देखना पड़ेगा, कोई सेटिंग्स का इशू होगा, वरना वो डिफाइन करता है तो डिलीट करता है, अपडेट करता है। ये आपका कोड फर्स्ट, ये है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, इसमें हम सब कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। ये तब है जब आपके पास में डेटाबेस ऑलरेडी है। अब अगर मान लो कुछ डेटाबेस में चेंजेस करते हो, मान लो आपके ये डेटाबेस है, ये जो स्टूडेंट और कोर्स टेबल्स थी मेरी एडीओ डेमो डीबी में, स्टूडेंट टेबल आईडी कोर्स नेम, और स्टूडेंट टेबल में कोर्स और स्टूडेंट नेम, इसमें कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं सेट थी, आप कोई नया कॉलम ऐड करते हो, कोई भी चीजें करते हो, तो फिर आपको एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो वही आपको एप्लीकेशन में चेंज करना है, फिर क्लास दोबारा बनानी पड़ेगी, फिर प्रोग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो आपको, आप चेंजेस करोगे और वहां पर स्कैफोल्ड वाला कमांड फिर से रन कर दो, और फिर आपके कंट्रोलर्स को रिक्रिएट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के चेंजेस एप्लीकेशन में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा आप फिर से रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमारे पास सब कुछ, हमारे पास हम अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम करते हैं विजुअल स्टूडियो, नया ही एप्लीकेशन बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब की बार हम सब कुछ खुद से एक एक करके लिखेंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर, कोड फर्स्ट अप्रोच आपको यूज करनी है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट, अभी हम पहले एक सिंगल टेबल पे काम करते हैं, फिर डबल टेबल पर जाते हैं। सबसे पहला काम आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, तभी हम कुछ और काम कर पाएंगे।
तो इंस्टॉल पैकेज, नया प्रोजेक्ट जो भी होगा तो उसमें डिफाइन करना। हाँ जी, क्योंकि वो जो पैकेज चाहिए वही इंस्टॉल करते हैं तो प्रोजेक्ट का साइज कम रहता है ना। चेंजेस करेंगे वहाँ डेटाबेस में, उससे पैकेज नहीं, पैकेज एक ही बार इंस्टॉल होता है। नया एप्लीकेशन पे आई मैं इसलिए पैकेज, अगर मैं सेम एप्लीकेशन पे रहती तो पैकेज इंस्टॉल नहीं करती। इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट। आज मैं क्योंकि आपको अलग अलग बता रही हूँ, आगे मैं इसी में चेंजेस बताऊंगी ना, हम रोज रोज नहीं करेंगे। अगर आप नया प्रोजेक्ट लोगे तो नए प्रोजेक्ट पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा .SQL सर्वर। और दूसरा टूल्स। अब हम मॉडल्स क्लास पे जाएंगे। लेट्स से आपको क्या काम करना है, आपको बनाना है एक क्लास जिसमें कि हमारे पास में है क्या है, एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास। और अब यहाँ पर जब आप खुद से बनाओगे आपको क्या ध्यान रखना है, एक वेरिएबल, एक प्रॉपर्टी आईडी नाम से, आईडी या एम्प्लॉय आईडी नाम से जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो उसके लिए फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो अभी हम लिख के ही चल रहे हैं। आईडी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी की जनरेट होगी। फिर नाम हो गया, फिर आपने कुछ और भी डिटेल्स आप लिखना चाहते हो, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। और क्या लिख लें, एम्प्लॉय आईडी तो हो गया, पब्लिक स्ट्रिंग डिपार्टमेंट गेट्स इट। तो आपके पास में एक टेबल तो ये हो गई। दूसरी आपको कमांड दूसरी जरूर से बनानी है, जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आप बना लीजिए, अभी हम सिंगल पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बनेगी DB कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो आप किसी भी नाम से बनाओ, उसके एंड में आप रखना एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। ज्यादातर हम DB कॉन्टेक्स्ट फाइल जो क्लास होती है उसको सुफिक्स करते हैं DB कॉन्टेक्स्ट से, ये हमारा कनेक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसमें कोड हमें खुद लिखना है, तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, इसको आपको इनहेरिट करना है DB कॉन्टेक्स्ट से। फिर इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है पब्लिक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। या जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। क्या ही प्रॉब्लम है, मेरा सिस्टम बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। फिर यहाँ पर हम पास करते हैं DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। इसमें वापस आपकी क्लास का ही नाम आपको पास करना है, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ बेस ऑप्शन एक तो जरूर बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बिल्डर नहीं, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये आपको करना है। हाँ, पब्लिक जो हमारी क्लास का नाम है वही यहाँ पर यूज करते हैं, DB कॉन्टेक्स्ट। और कंस्ट्रक्टर, फिर आपको जो भी आपकी क्लास है पब्लिक, उसका एक DB सेट बनाना पड़ेगा। DB सेट जैसे हमारी यहाँ क्लास है एम्प्लॉय, तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज, ये हमारी इस नाम से टेबल बनेगी। आप जिस नाम से टेबल बनाना चाहते हो वो इस प्रॉपर्टी को नाम दे सकते हैं, आगे जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब आती है बारी कनेक्शन स्ट्रिंग की, डेटाबेस कनेक्टिविटी। कहाँ डेटाबेस बनाना है, किस नाम से डेटाबेस बनाना है, दो ऑप्शंस है। एक आप कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग में प्रोवाइड कर सकते हो, एक यहीं पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर यहीं पे कर रहे हैं तो हम कहते हैं प्राइवेट ओवरराइड
प्रोटेक्टेड होगा। प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड है आपका ऑन कॉन्फ़िगरिंग। इस ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ये आपका जो ऑप्शन बिल्डर पास होता है डॉट एसक्यूएल यूज एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करी थी। सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे। तो जो हमने यहाँ सर्वर से लेकर कहाँ तक प्रोवाइड किया था, ट्रस्टेड कनेक्शन, डीबी कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करने हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डेटाबेस पहले से तो है नहीं, तो आप अपना डेटाबेस जनरेट कर लीजिए। एम्प्लॉय डीबी देख लो, आपके पास उस नाम से कोई और डेटाबेस होना नहीं चाहिए। नहीं है तो हम कर सकते हैं, आपका जिस टारगेट डेटाबेस पे आप बनाने जा रहे हो सर्वर पे, उस नाम से कोई और डेटाबेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डेटाबेस पे एक ही डेटाबेस होता है। तो आपको यहाँ कोई यूनिक नेम अप्लाई करना है, या आप यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी ले सकते हो। लेकिन एग्जिस्टिंग लोगे तो आपकी जो ये क्लास है इसको मैच करना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो, नया भी ले सकते हो। नया लेकर हम क्रिएट करेंगे तो हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट तो हमने तैयारी कर ली, हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, हमने कनेक्शन क्लास क्रिएट कर ली, हमने जो क्लास टेबल चाहिए वो क्रिएट कर ली। अब आपके डॉटनेट एप्लीकेशन को बताना है कि हमें ये वाला डेटाबेस कनेक्शन यूज करना है। तो आप वापस जाओगे प्रोग्राम क्लास में। प्रोग्राम क्लास में सबसे पहले आपको यूज करना है यूजिंग आपका एप्लीकेशन का नाम डॉट मॉडल्स, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि और कंट्रोलर व्यू से पहले हम सर्विस ऐड करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। बस ये डीबी कॉन्टेक्स्ट के उसमें हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो हमने यहाँ पर नाम देना है, हमने जिस भी नाम से डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट की है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो भी नाम की आपने फाइल बनाई होगी। यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है इसकी, पी कम है तभी प्रॉब्लम हो रही है, इसको ठीक ही कर लेते हैं, वरना में बार बार प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम थी स्पेलिंग की। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ पास कर दिया। अब आपका प्रोग्राम तैयार है कनेक्टिविटी के लिए। कंट्रोलर बनाने से पहले हमारी टेबल बनानी है हमें, ठीक है। तो हमने रजिस्टर कर दी डिपेंडेंसी। अब आप वापस पीएम मैनेजर कंसोल पे जाओगे, पीएम कंसोल पे, और आपको यहाँ कमांड लिखना है ऐड डैश माइग्रेशन। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, केस का कोई फर्क नहीं है। हर बार माइग्रेशन जब क्रिएट होगा तो माइग्रेशन को कोई नाम देना है, तो वैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया ऐड माइग्रेशन 1, ठीक है। आपको कमांड ये आपको पीएम मैनेजर कंसोल पे कमांड लिखना है। आप नाम कुछ भी, नाम आपका कुछ भी हो सकता है, बाकी आपको माइग्रेशन कमांड यहाँ पर शो करना है। तो हमने लिखा ऐड माइग्रेशन। इससे पहले आपके प्रोग्राम में आप इंश्योर कर लो कोई बिल्ड एरर नहीं है, क्योंकि अगर बिल्ड एरर होगी, ये भी बिल्ड करेगा, अगर एरर होगी तो माइग्रेशन नहीं होगा। हमने एंटर की प्रेस किया, नाउ इट विल डू, आपके प्रोग्राम को प्रिपेयर करेगा माइग्रेशन करने के लिए। माइग्रेशन मतलब वॉट एवर डॉटनेट प्रोग्राम में हमने चेंजेस किए वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करे। जब ये करेगा तो आपके, अगर ये सक्सेसफुल है तो
टू अनडू दिस सक्सीड और स्टार्टेड करके आ जाएगा, रिमूव माइग्रेशन करके एरर आएगी और आप देखना आपके सिस्टम में, आपकी फोल्डर में एक नया फाइल बनता है, फोल्डर बनता है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के अंदर एक जिस भी नाम से हमने माइग्रेशन फाइल बनाई थी, डेट टाइम के साथ में एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट होती है, यहाँ ओपन भी हो जाएगी और एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड हुई हैं, क्रिएट अप और डाउन। अप मतलब अगर आप कोई नया चीजें बनाते हैं तो अप, और अगर ड्रॉप करनी होगी तो डाउन। अभी के लिए मतलब कभी आप हटाओगे तो ड्रॉप टेबल उसी नाम से। बहुत सारे कमांड्स लिखे हैं, आप चाहो तो इनकी डिटेल्स में जा सकते हो। वॉट एवर इसने कॉलम हमने क्रिएट किए थे उनकी डिटेल्स सब कुछ बता रहा है। टेबल में कॉलम का नाम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ एनवायर कैर है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग सी शार्प में उसकी मैपिंग क्या है, यहाँ पर इंटीजर है तो एसक्यूएल सर्वर में इंटीजर होगा, सी शार्प में स्ट्रिंग है वो आपके उधर एनवायर कैर मैक्स बनेगा, बाय डिफॉल्ट वो मैक्स ले जाता है, ठीक है। फिर कॉलम है स्ट्रिंग डेट टाइम को डेट टाइम 2 कर दिया उसने वहां पर। अगर कोई बूलियन होता है तो उसको बिट में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि वहां पर बिट होता नहीं है। लेकिन अभी इससे कुछ हुआ नहीं, इससे सिर्फ स्क्रिप्ट जनरेट हुई है। अब अगला कमांड लिखना है, अगला कमांड है अपडेट डेटाबेस, अपडेट डैश डेटाबेस। अगला कमांड क्या है, अपडेट डेटाबेस। तो आपने अपडेट डेटाबेस कर दिया, एंटर। ये अब कनेक्शन स्ट्रिंग चेक करेगा, प्रोग्राम डॉट सी एस में कौन सा आप डेटाबेस यूज कर रहे हो वो चेक करेगा। उसके बेस पे डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को देखेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में से कनेक्शन स्ट्रिंग उठाकर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा और फिर माइग्रेशन स्क्रिप्ट ऑन करेगा, रन करेगा, वहां पर टेबल बनाएगा, ठीक है। जो भी टेबल लेबल होती है डन लिखकर आ गया। आप एसक्यूएल सर्वर में जाकर देख लीजिए, रिफ्रेश करके आपका स्टूडेंट डीबी एम्प्लॉय डीबी यहाँ पर बन गया विद द टेबल। एक फाइल, ये दो टेबल बनाता है यहाँ पर। अभी क्योंकि हमने एक ही टेबल ऐड करी थी तो एक टेबल क्रिएट की, कॉलम क्रिएट किया, आईडी को उसने प्राइमरी की बना दिया है, उस पे इंडेक्सेस वगैरह की वगैरह सब जनरेट कर दिया है, ठीक है। अगर किसी कॉलम पे हम कंस्ट्रेंट वगैरह लगाते तो वो भी जनरेट हो जाते। एक माइग्रेशन टेबल बनाता है, जितनी बार भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस यहाँ पर ऐड ऑन होते जाएंगे। मान लो कोई कॉलम हटाते हो, डिलीट करते हो, नया ऐड करते हो, रीनेम करते हो, एक और टेबल ऐड करते हो, जब भी हमें ऐसा कुछ भी करना है तो हर बार हमें करना है ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन को एक नया नाम देंगे और अपडेट डेटाबेस, ऐड माइग्रेशन एंड अपडेट डेटाबेस, ऐड माइग्रेशन एंड अपडेट डेटाबेस। तो डेटाबेस तो अब हमारा डेटाबेस भी है तैयार, हमारे पास मॉडल क्लासेस भी तैयार है। आपको कंट्रोलर बनाना है, राइट क्लिक किया, ऐड किया कंट्रोलर। आप चाहो तो स्कैफोल्ड कर सकते हो अभी भी, लेकिन अब की बार हम स्कैफोल्ड नहीं करते हैं, हम लिखते हैं कमांड, क्योंकि हमें कमांड्स भी समझने हैं, है ना। तो हम कमांड समझते हैं इस बार। उसमें भी कर सकते थे, उसमें भी कर सकते थे, बट कहीं एक जगह पढ़ लेते हैं। तो हमने एमबीसी कंट्रोलर एमटी पे जाएंगे और ऐड करके हमने, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप रीड राइट एक्शंस ले लो और ऐड कर लो, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। क्या है हमारा कंट्रोलर, जो भी आप नाम देना चाहते हो, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयज दे दिया, कंट्रोलर में से वन हटा दिया और डिफाइन। तो ये आपको एक बेसिक वो बनाकर दे देगा, इसमें आप कमांड लिख लो, आपके ऊपर है, या आप बिल्कुल शुरू से कर सकते थे। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। तो प्राइवेट पहले तो आप ऊपर यूज कर लो, यूजिंग आपके एप्लीकेशन का नाम और मॉडल्स, ठीक है। इसके बिना तो आगे हम काम कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं रीड ओनली, आपकी जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसका एक वेरिएबल प्राइवेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट एज पर कन्वेंशन हम प्राइवेट वेरिएबल्स को अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप एक बनाओगे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट करना है एम्प्लॉइज कंट्रोलर का। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑटो करेक्ट, ऑटो कोड कंप्लीशन खुद ही डाल देता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये क्या करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सर्विस ऐड करी हुई है, इट विल जनरेट
अ वेरिएबल फॉर यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको हमें यूज करना है। अब अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हो, अगर आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एसिंक वगैरह ऐड करोगे, टास्क ऐड करोगे, है ना। अभी हम उस पे नहीं जाते, बाद में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने कहा वेरिएबल एम्प्लॉयज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट, कॉन्टेक्स्ट डॉट, आप देखो एम्प्लॉयज वहां बनाया था ना, एम्प्लॉयज यहाँ मिल गया, एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट टू एरे, सारे मेथड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ भेज दिया एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज, ठीक है। एक्शन रिजल्ट है ये आपका, आई इन्यूमरेबल एंड सब चीजें ले लेता है, इट्स ओके, गुड है। राइट क्लिक करो और गो टू ऐड व्यू, इंडेक्स, रेजर व्यू आप ऐड कर लीजिए। इंडेक्स ऐड करके, और यहाँ पर हमें 5 टेम्पलेट है, क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एंटिटी, एम्प्टी, लिस्ट। ये विदाउट मेडल है, ब्लैंक क्रिएट करता है, वो एम्प्टी पे भी यही करता है, यहाँ पे भी करता है। लिस्ट आपका मेनली इंडेक्स व्यू के लिए होता है, सारे रिकॉर्ड्स एक साथ दिखाने के लिए। डिटेल्स होता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए। क्रिएट आपका फॉर्म जनरेट करेगा, डिलीट डिलीट का फॉर्म जनरेट करेगा, और एडिट एडिट के लिए फॉर्म जनरेट करेगा, ठीक है। तो मॉडल के साथ, तो मॉडल बताना है हमें, अभी करना है लिस्ट, और मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, एम्प्लॉय। मॉडल कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अभी हम लेआउट पेज जो है वही यूज कर रहे हैं, आप मल्टीपल लेआउट चूज कर सकते हो, कौन सा लेआउट, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट लेआउट यूज करता है, ठीक है। आपको अपना कोई लेआउट है तो आप उसको यहाँ से ब्राउज करके डाल सकते हो, अगर आपने लेआउट चेंज किया, कैसे चेंज करते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम अभी डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। ऐड किया एंड इट विल जनरेट अ फाइन लेआउट फॉर यू, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, एक एक करके करते जाते हैं, फिर एक साथ चेक कर लेते हैं, फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे। तो आपका मॉडल कंट्रोलर, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर, डिटेल्स, डिटेल्स जब आप करोगे तो आपको आईडी यहाँ पर ऑलरेडी पास हो रहा है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय टू लिस्ट नहीं करना है, हमने करना है डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट आईडी ई लैम्डा ई डॉट आईडी इक्वल इक्वल टू, अरे डॉट क्यों नहीं लग रहा, यहाँ से जो आईडी पास हो रही है, एंड वी विल रिटर्न दिस एम्प्लॉय, राइट क्लिक, add view, this add view, डिटेल्स, बाय डिफॉल्ट तो उसी पे ही जाता है, डिटेल्स, मॉडल क्लास एंड ऐड। जनरली मॉडल क्लास एक ही होती है, बट कई बार हम डिफरेंट मॉडल क्लासेस भी, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग ले लेते हैं, हर काम के लिए अलग अलग डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो एक ही डीबी कॉन्टेक्स्ट पे लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एसिंक्रोनस हो रहा होगा ना, तो बहुत सारे लोग, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो आप अलग अलग डीबी कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। क्रिएट, क्रिएट के लिए आपको पहले तो फॉर्म ही बना लो, गो टू व्यू, ऐड व्यू, क्रिएट। तो अभी हमने अगर रीड राइट कलेक्शन, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आई फॉर्म कलेक्शन है, हम आई फॉर्म कलेक्शन नहीं यूज करेंगे, ये बड़ा लंबा काम हो जाता है। हम यहाँ मॉडल क्लास पास करेंगे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ठीक है। एंड ट्राई कैच दिया है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, और फिर हम लिख लेते हैं इफ एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल, तो आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड, नहीं तो रिटर्न व्यू। अगर डेटा सही नहीं है
और साथ साथ आप यहाँ वैलिडेशन एरर्स भी चेक कर सकते हो। इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, तो ये आ जाएगा। नहीं तो रिटर्न व्यू, कोई एक्सेप्शन है कुछ भी है तो रिटर्न व्यू पे जा ही रहा है। ये आपका एडिट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या करना है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो सिर्फ सेव नहीं करना, आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉइज मैंने वहां पर क्या किया था, वहां जनरेट हो रहा था और डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय किया था। मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कई बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आप स्पेसिफिक एंटिटी लेके ऐड कर सकते हो। डॉट ऐड, ऐड आपका रिकॉर्ड ऐड करेगा। फिर आपका आ गया एडिट पे। एडिट के लिए वेरिएबल्स क्रिएट किए। एडिट पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐड, अब यहाँ जो मॉडल जाएगा, हमें पर्टिकुलर जो भी डेटा है आईडी पास होगी, वो रिकॉर्ड हमें सेंड करना है। वी हैव टू सेंड द रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछले वाले प्रोग्राम में हम कितने सारे कोड लिख रहे थे, हम बार बार कनेक्शन क्रिएट करते थे, फिर हम उसको कमांड लिखते थे, हम एक एक चीज लिख रहे थे। यहाँ हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ जैसे हम कलेक्शंस पे काम करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी से, वही काम हम करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो एडिट करना है, तो एडिट पे जब आप भेज रहे हो तो आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड भेजना है, तो आपको डिटेल्स वाला काम करना है। पहले एम्प्लॉय सर्च करना है और उसको भेज देना है रिटर्न व्यू एम्प्लॉय। अगर सर्च होता है तो यहाँ पर हमने उसे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर आईडी और आईडी के साथ में हम क्या भेजेंगे, स्टूडेंट, सॉरी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो पहले चेक करें इफ आईडी, नहीं, पहला काम, पहले तो आपको सर्च करना है। अब की बार आप दोनों जगह सेम एम्प्लॉय तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको लिखते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। पहले सर्च कर लेते हैं, अगर वो मिल जाता है, इफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हो सकता है किसी यूजर ने उसको डिलीट कर दिया हो या कुछ कर दिया हो। else return not found। अगर मिलता है तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो कैच में हो ही रहा है। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन करने से पहले अगर नॉट नल है, मिल गया है, तो आपको क्या करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट, एक एक करके ईमेल, बाकी भी करते चलो भाई। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट फोन नंबर इक्वल टू, यहाँ पर भी आप वो कर सकते हो, जो सी प्रॉपर्टीज आप चेंज नहीं कराना चाहते हो वो आप छोड़ दीजिए। ये तो हो चुकी तीनों। और क्या बच गया, क्या बच गया, एम्प्लॉय आईडी नेम ईमेल फॉर डेट ऑफ बर्थ बची है। और फिर क्या करना है, ये आपने चेंजेस कर दिए, चेंज रीडायरेक्ट कर दिए। अब कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, सेव चेंजेस और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, नहीं तो एरर डिस्प्ले कर लेते हैं। डिलीट के केस में भी आपको यही काम करना है। रिकॉर्ड क्यों एरर दे रहा है,
नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमने एक इफ लगाया, रिटर्न किया और कैच कर दिया, इसके में यहाँ रिटर्न एक और देना पड़ेगा। कोड पाथ रिटर्न नहीं कर रहा ना। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ लिखना है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, भी नहीं लिखना, आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट रिमूव एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और फिर सेव चेंजेस, रिटर्न व्यू रिटर्न व्यू रिटर्न व्यू। डिलीट हमने क्रिएट नहीं किया था। तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूजर कोडर फ्रेंडली है ना, आपको कमांड्स कम लिखने पड़ते हैं, आपका काम जल्दी होता है, इसके लिए ऑटो, लेकिन ये है कि कोड डॉट ये आपके लिए जनरेट करेगा, एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल कंटेंट्स जनरेट करेगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है एग्जीक्यूट होने में, परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो सकता है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑटो जनरेट हो रही है, तो आपको कन्वेंशंस बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपने जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया, तो आपका कोड वैसे काम नहीं करेगा आपके तरीके से। अभी खाली टेबल है, अभी अभी बनाई थी, कुछ तो है नहीं, डेटा डिफाइन हो रहा है, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, रिकॉर्ड्स इनपुट कर देंगे, फोन, डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम दोनों आ रहा है, इन सब चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आईटी डाल देते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट, रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है, एडिट, आईटी की जगह हमने कर दिया सेल्स, ईमेल आईडी कंप्लीट कर दिया, 3 to 1 सेव हो रही है, डिटेल्स में डिटेल्स दिख रही है, बैक टू लिस्ट, अगर आप डिलीट करते हो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, मतलब इट्स वर्किंग फाइन। तो ये आपका एंटिटी बेसिक्स आपकी यही है, इतना ही है। अब इसमें हमें कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, और हम क्लास, अभी अगर मुझे 2 टेबल्स बनानी है तो 2 टेबल्स कैसे बनेगी ये करना है, पहले आप लोग इतना कर लो एक बार, ठीक है, दोनों दोनों स्टेप्स करके देख लो, दोनों स्टेप्स आपको ठीक लगते हैं, सही से हो जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, एंड इट्स ओके, जो भी टेबल्स है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें वैलिडेशंस डालने पे अगला अगला हम काम करेंगे 2 टेबल, जब हमें फॉरेन की भी बनानी है तो क्या करना है, उसके लिए हमें कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रॉपर्टीज बना रहे हैं वो कैसे बनाएं। हम कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लिखते, फिर हमें उनके नाम वगैरह और डिफॉल्ट कन्वेंशंस एंटिटी फ्रेमवर्क है, तो कोड फर्स्ट अप्रोच पे ही ज्यादा काम करना है हमने, ठीक है, इसी पे काम करेंगे। तो अभी के लिए क्या किए, वैसे तो ये आपके स्टेप्स हैं, तो आपको करने तो अपने आप ही है, तो सबने रिकॉर्डिंग तो कर लिया है, तो उसको देखो और करो, ठीक है, उसी के हिसाब से डू इट। नहीं भेजा, भेज दिया, उसी को अपडेट कर दिया था पिछले कोड को, एक बार जाकर उसमें कमेंट में जाकर चेक करोगे तो आ जाएगा। मैंने तो एक बार फिर से ओपन करके चेक कर लेती हूँ, एडियो वाला था ना, बल्कि वो तो मैंने उसमें कुछ और दूसरी क्लास में भी उसी पे पढ़ा दिया था, उसमें तो ज्यादा ही कंटेंट चले गए, ये तो अपडेट कर दिया था मैंने, अपडेट हो गया होगा। तो इसको अभी तो सब लोग एक एक बार खुद से ट्राई करोगे, जब तक आपका ये अपने आप से नहीं होगा।
रिपोजिटरी पे बना रहा है। अभी तो मुझे पुरानी देखी है ना। अपडेटेड है, आ गया होगा। अब इसमें कमेंट पे जाके चेक कर सकते हो ना, पिछला भी मिल जाता है। लॉगिंग है ना, ये डन, ये वाला होगा तुम्हारा वाला पार्ट, मतलब कंप्लीटेड है वो। एक बार जाके फिर से डाउनलोड कर लेना है, सारा किया हुआ है।